नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे पाश्चात्य विचारक आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें कि इनका समय क्या है। तो समय 1893 से लेकर 1979 ईस्वी है। इनका पूरा नाम देखें तो इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स है। ये 20वीं सदी के मूल्यवादी समीक्षक हैं। इनका जन्म 26 फरवरी को हुआ। समय काल इनका 1893। कहां पर हुआ? इंग्लैंड के चेशायर शहर में हुआ। वे अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। वहीं से इन्होंने डी लिट की उपाधि भी प्राप्त की। देखिए, इंग्लैंड के निवासी थे ये, यानी अंग्रेज थे, लेकिन इनका जो ज्ञान था वो किससे जुड़ा हुआ है? अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान से। विशेष तौर पर ये मनोविज्ञान से जुड़े हुए थे। एक वैज्ञानिक के रूप में या विज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति विशेष के रूप में इनकी एक अलग पहचान है। और क्योंकि ये अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बदल दिया। इनका रचना काल का जो समय है वो कब है? सन 1924 से लेकर 1936 के मध्य माना जाता है। और इन्होंने लगभग 1 दर्जन ग्रंथ लिखे, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है या जिस ग्रंथ ने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की वो कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये नाम आप जरूर ध्यान में रखेंगे। लिटरेरी से संबंधित जो क्रिटिसिज्म है इनका, उसके जो सिद्धांत इन्होंने दिए ये काफी प्रसिद्ध हुए। इनका प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रिचर्ड्स के सिद्धांतों के समर्थक और प्रशंसक रहे हैं। ये दोनों ही मूल्यवादी समीक्षक है। यानी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में देखें तो आचार्य शुक्ल सबसे ज्यादा इनके प्रशंसक रहे हैं। आई.ए. रिचर्ड्स मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य के क्षेत्र में आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञानी थे, ये मनोविज्ञान से जुड़े हुए थे। और उसके बाद इन्होंने लेखन कार्य या साहित्य के क्षेत्र में कदम रखा। इसीलिए जो उनके काव्य सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? मनोविज्ञान पर आधारित है। कला को जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना रिचर्ड्स की आलोचना का केंद्र बिंदु है कि जो भी कला है वो किसके लिए है? जीवन के लिए है, तभी वो सार्थक है। कला की सार्थकता कब है? जब वो जीवन के लिए उपयोगी है। और इनकी आलोचना के केंद्र में यही विचार रहा। वे बेंथम और मिल के उपयोगितावाद से पर्याप्त प्रभावित रहे। जो पाश्चात्य विचारक है बेंथम और मिल, इन दोनों के विचारों से ये काफी प्रभावित नजर आते हैं। अब बात करते हैं इनके मूल्य सिद्धांत की। इनका संप्रेषण सिद्धांत मैं पहले करवा चुकी हूं, उसका लिंक मैं यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। देखिए, मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत ये मानते हैं। इस सिद्धांत को उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। मूल्य सिद्धांत के जो इनके विचार हैं, जैसा कि अभी हमने बात की कि किससे प्रभावित है? बेंथम और मिल से प्रभावित है। और उन्होंने भी उपयोगितावाद पर अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। यहाँ पर सरल तरीके से आपको क्या समझना है कि मूल्य सिद्धांत, मूल्य यहाँ पर किसी की कीमत निर्धारण करना नहीं है, बल्कि उसकी उपयोगिता को समझना है। जो भी कला है वो समाज के लिए कितनी उपयोगी है, उसका समाज के लिए क्या कीमत है, कितना मूल्य है, ये यहाँ आपको ध्यान में रखना है। यानी जो भी कला है वो समाज के लिए उपयोगी है या नहीं, मूल्यवान है या नहीं, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो रिचर्ड्स ने ब्रैडले के कला के लिए है इस सिद्धांत का खंडन किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिचर्ड्स है ये क्या मानते हैं कि जो भी कला है वो समाज के लिए कितनी उपयोगी है। तो फिर कला के लिए कैसे हुई? क्यों? क्योंकि किसके विचार है? ब्रैडले के विचार हैं। तो इन सिद्धांतों को ये स्वीकार नहीं करते, इस विचार को ये स्वीकार नहीं करते, बल्कि ये क्या कहते हैं कि कला व नीति का परस्पर संबंध है। इन्होंने कला को कला के लिए स्वीकार नहीं किया, बल्कि कला को किसके लिए स्वीकार किया है? नीति के लिए, कि जो हमारी नीति है, जो हमारे जीवन मूल्य हैं, उनका आपस में संबंध स्वीकार किया है। किसने? रिचर्ड्स ने। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। रिचर्ड्स के अनुसार एक श्रेष्ठ कला वह है जो मानव सुख की अभिवृद्धि में संलग्न हो, पीड़ितों के उद्धार या हमारी पारस्परिक सहानुभूति के विस्तार से जुड़ी हुई हो। तो कहने का भाव क्या है कि उससे मानव के सुख में वृद्धि हो
और उस वृद्धि में वो जुड़ी हुई हो, यानी उसमें कला का योगदान हो, जो पीड़ित है उनका उद्धार हो, ऐसी कला होनी चाहिए, या फिर जो हमारी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का विचार है वो उस कला के माध्यम से अभिव्यक्त हो। इसमें हमारे नूतन और पुरातन यानी जीवन के नवीन और प्राचीन सत्यों का आख्यान करे, अर्थात जो नया है और जो प्राचीन है उन दोनों में एक सत्य का संबंध स्थापित करें, जिससे इस भूमि पर हमारी स्थिति और ज्यादा मजबूत हो, सुदृढ़ हो, तो वह महान कला है। तो इन्होंने जीवन में कला को महत्व दिया है, और कला वही महत्वपूर्ण है जो जीवन को एक विशेष दिशा दे या वो जीवन के लिए उपयोगी हो। ऐसा किसने माना है? रिचर्ड्स ने माना है। ये मानते हैं कि सृजन के क्षणों में कलाकार सर्वोत्तम स्थिति में होता है, यानी ये वो उसके जीवन की सबसे अच्छी स्थिति है। कब? जब वो सृजन करता है। किसका सृजन करता है? किसी भी कला का। वो कुछ भी कला हो सकती है, काव्य हो सकता है, कोई कलाकृति हो सकती है, कोई वस्तु विशेष हो सकती है। यानी कलाकार जिस चीज का भी सृजन कर रहा है, जिस कला का सृजन कर रहा है, उन पलों में वो सबसे अच्छी स्थिति में है। काव्य की उपयोगिता भी यही है कि पाठक भी उस मानसिक स्थिति के निकट पहुंचे, और ये मानते हैं कि काव्य उपयोगी कब है? जब उसको पढ़ने वाला उसी स्थिति के पास पहुंचे। कौन सी? जो सर्वोत्तम स्थिति लेखक की है। पाठक भी जब इस लेखक की सर्वोत्तम स्थिति के आसपास पहुंच जाता है तो काव्य क्या है? उपयोगी है, यानी वो अपनी कसौटी पर खरा उतरता है, जीवन के लिए वो उपयोगी हो जाता है। रिचर्ड्स ने इसे ही काव्य का मूल्यवान रूप माना है। यानी काव्य मूल्यवान कब है? जब वो पाठक को भी उसी स्तर पर ले जाता है जिस स्तर पर लेखक स्वयं रहे होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है? हृदय की रस दशा, यानी जब मन जो है वो रस की दशा को प्राप्त कर लेता है, यानी उस रस को पूर्णतः अपने भीतर सम्माहित कर लेता है। लेखक के लिखने में जो भी भाव है उस भाव को पाठक भी अपने हृदय में जब अनुभव कर लेता है तो वो क्या है? काव्य का मूल्यवान रूप है। और आचार्य शुक्ल ने इसका समर्थन किया है। उनके अनुसार काव्य रचना एक मानवीय क्रिया है, यानी मानव क्या करता है? काव्य की रचना करता है। इसीलिए जो मूल्य मानव की अन्य क्रियाओं का है वही काव्य का भी है, कि जितनी मूल्यवान मानव की अन्य काम है उतना ही महत्वपूर्ण काव्य की रचना है। इस बात को और भी स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बताया, उन्होंने किसने? रिचर्ड्स ने बताया कि मन के आवेग के दो रूप हैं। एक रूप का प्रतिनिधित्व आकांक्षा या तृष्णा करती है और दूसरे का वितृष्णा या घृणा करती है। तो ये अलग अलग भाव जो है वो इन्होंने अभिव्यक्त किए हैं कि जो हमारे मन के आवेग है उनके कितने रूप हैं? दो रूप हैं। एक का प्रतिनिधित्व कौन करता है? हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी आकांक्षा है, तृष्णा है, और दूसरे का जो मन में घृणा का भाव है। तो इन दोनों रूपों को देखिए, एक तो हमारे मन में ये भाव आता है कि किसी वस्तु को हमने देखा, उसके प्रति हमारे मन में मोह हुआ, और हम क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं। क्या करेंगे? हम उसको लेने की भरसक कोशिश करेंगे, किसी भी जतन से हम उसे लेने का प्रयास करेंगे। दूसरी क्या है? जब हमारे मन में किसी वस्तु, व्यक्ति विशेष या परिस्थिति के लिए घृणा का भाव आ जाता है तो हम उससे दूर भागते हैं। तो इन दोनों भावों को इन्होंने मन के आवेगों के रूप में प्रस्थापित किया है। रिचर्ड्स मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य जगत में आए। उन्होंने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवेचना का आश्रय लेकर काव्य मूल्य के निर्धारण का प्रयत्न किया, यानी मनोविज्ञान के आधार पर इन्होंने काव्य मूल्य का निर्धारण किया। इस संदर्भ में उन्होंने मानव के जो मानसिक संवेग हैं उनकी चर्चा की है। जो हमारे मन में संवेग हैं, विचार हैं, जो भाव हैं, उनकी चर्चा की। इसी को रागात्मकता भी कह सकते हैं। उनका विचार था कि मनुष्य के लिए वही वस्तु मूल्यवान होती है जो उसके मानसिक संवेगों को शांत कर देती है। हमारे मन में जो संवेग चल रहे हैं वो शांत कब होंगे? जब हमारी मानसिक इच्छा पूर्ण हो जाएगी, यानी किसी वस्तु के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो खत्म कब होता है? जब हम उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारे मन को शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो जो वस्तु मानव के संवेगों को शांत करने में असमर्थ होती है वह उसकी दृष्टि में महत्वहीन है। तो कहने का भाव क्या है कि काव्य भी उसी प्रकार से है। जब वो मानव के संवेगों को शांत करता है
तब वो मूल्यवान है। लेकिन अगर काव्य मानव को मानसिक संवेगों में अगर शांत नहीं कर पाता या उसको मानसिक शांति नहीं मिल पाती या जो उसका मन है वो रस दशा की प्राप्ति नहीं कर पाता तो वो काव्य भी महत्वहीन है। यहाँ पर इन्होंने राग शब्द का अर्थ क्या माना है? मन का झुकाव या आसक्ति यानी लगाव। राग यानी प्रेम, आसक्ति अन्य शब्दों में प्रिय या अभिप्रेत वस्तु के प्रति मन में होने वाला जो भाव है वो क्या है? राग है। अभिप्रेत यानी जिसकी प्राप्ति की इच्छा है उस वस्तु के प्रति मन में जो भाव होगा वो क्या है? राग है यानी झुकाव है, आसक्ति है या प्रेम है। ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, अनुराग आदि सभी इसी के पर्यायवाची शब्द कहे जा सकते हैं। तो ये किस आधार पर है? रिचर्ड्स के जो मूल्य सिद्धांत के आधार पर। काव्य मूल्य को प्रभावित करने वाली क्षमता पर आश्रित है। जो कविता पाठक को जितना अधिक प्रभावित कर पाएगी वह उतनी ही श्रेष्ठ कही जाती है। इन्होंने ये माना है कि काव्य का जो मूल्य है वो मन को कितना प्रभावित करता है उस पर आश्रित होता है, उस पर उससे जुड़ा होता है। जो भी कविता पाठक को जितना ज्यादा प्रभाव डालेगी उतनी ही वो अच्छी कही जाएगी। काव्य का प्रयोजन यानी उद्देश्य भी यही है कि वह मानव मन के रागात्मक पक्ष को व्यवस्थित और संतुलित करे। यदि वो ऐसा नहीं कर पाती तो वो कविता क्या है? निरर्थक है और उसका कोई महत्व नहीं है। रिचर्ड्स का कहना है कि मानव मन असंख्य संवेगों का तंत्र है। जब इन आवेगों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो उनका संतुलन भंग हो जाता है। संतुलन लाने के लिए क्या जरूरी है? मन के संवेग व्यवस्थित हो जाएं और एक स्वर हो जाएं, एक रूप हो जाएं। अगर मन के संवेग व्यवस्थित हो जाएंगे, एक रूप हो जाएंगे तो क्या है? वो एक ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है जब संतुलन बन जाता है। तो संतुलन लाने के लिए क्या जरूरी है? मन के संवेग व्यवस्थित हो जाए। तो इस प्रकार रिचर्ड्स ने अपना मूल्य सिद्धांत दिया है जिसके आधार पर उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। तो यहाँ पर इन्होंने माना है कि काव्य या कला कह सकते हैं महत्वपूर्ण कौन सी है? जो समाज के लिए है, जो समाज के लिए उपयोगी है, वही मूल्यवान है और वही जीवन के लिए सार्थक है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।